नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। लेकिन शुरुआत 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में महिला समूह के स्टॉल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। बोले, महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार हो रहा काम। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। मॉनसून सत्र की तैयारियों में जुटी सरकार। सत्र में आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक हो सकते हैं पेश। भारत विकास परिषद अविरल गंगा की ओर से मनाया गया त्योहारों का महोत्सव। सीबीआरआई के डायरेक्टर को किया गया सम्मानित। मसूरी में प्रजापिति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। राजनीतिक और सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को बांधा गया रक्षा सूत्र। मसूरी में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का हुआ अपमान। अमृत महोत्सव के तहत लगे शिलापट फांक रहे धूल। बगीचा बना जंगल। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से पति और पत्नी की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मसूरी में बारिश के कारण खट्टा पानी मार्ग हुआ बंद। कई जगह सड़क पर जल भराव। लोगों को हो रही भारी परेशानियां। कटीमा में अलक्षय पब्लिक स्कूल में हुनरबाज सीजन 3 के ऑडिशन का आयोजन। बच्चों के साथ माताओं ने बिखेरे अपनी प्रतिभा के जलवे। हरिद्वार में गेस्ट हाउस के किचन में अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत महिला समूह के स्टॉल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की बहनों की ओर से लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, जिसके चलते महिला समूह को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विपक्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर वो लोग हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिलहाल चुप हैं। जिस प्रकार के वहाँ के चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे, चूंकि एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूंकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहाँ पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। तो वहीं हरिद्वार में संत समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। दरअसल हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने बैठक की, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। आज ये प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार में हरिद्वार के जो सभी अखाड़ा परिषद है उनके संतों ने एक ज्ञापन दिया है और बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है और उस घटनाक्रम से उपजे जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया गया है कि तत्काल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरफियर करे और हम इस ज्ञापन को तत्काल जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित करेंगे। बांग्लादेश की स्थिति जो है चिंताजनक है और
सनातन धर्मावलंबियों के जो वहाँ चिन्ह है, मंदिर है, मठ है, उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग वहाँ रहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है और समस्त भारत का साधु समाज इससे चिंतित है। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है और दुर्भाग्य ये है कि मानवतावादी इतनी संस्थाएं पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इतनी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं किसी को दिखाई नहीं दी और भारत सरकार से इसलिए आज ज्ञापन देकर के मांग की है कि भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। बांग्लादेश में जिस प्रकार वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन आदि लोगों के ऊपर जिस निर्ममता की पराकाष्ठा की गई, पूरा विश्व का हिंदू चिंतित है। स्वाभाविक है कि संत समाज सनातन को मानते हैं और सारे हिंदू समाज की बात करते हैं। आज यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी पूज्य संतों ने मिलकर एक स्वर में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश में जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए और वहां जो रह रहे हिंदू हैं उन पर बर्बर अत्याचार करके सार्वजनिक रूप से उनको मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सामूहिक रूप से लूटी जा रही है, ये जो हिंदुओं के साथ और बर्बरता का व्यवहार हो रहा है, इसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हम सब का ये कहना है कि अगर सरकार को नागाओं की आवश्यकता है, कुंभ मेले से पहले हम अपना कुंभ जो है बांग्लादेश में करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है और बांग्लादेश खाली मुसलमानों का नहीं है, जो वहाँ के रहे जो हमारे हिंदू विरोधी है उनका नहीं है, बांग्लादेश हमारा भी है, हम सनातनियों का भी है। 5 हमारे जितने 51 शक्तिपीठ में 5 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है, हमारे हिंदू भी बांग्लादेश में जाते हैं और हमारे हिंदू भी जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है अब हमारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नागा हमेशा कूदते आए हैं, लेकिन जब से हमारा जो भारत का जो संविधान बना है तब से नागाओं को जंग में का पार्ट नहीं बनाया गया, उनको जंग में नहीं रखा है। लेकिन अब समय आ गया है, अगर ऐसा होता है तो नागा जंग में कूदेंगे, जो भी हमें कार्य दिया जाएगा हम उसके लिए तैयार है। नागा पीछे नहीं है, नागा के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के कैडेट ऑफिसरों की ओर से आयोजित आर्ट गैलरी का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गैलरी में प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों और प्रदर्शनियों को देखकर उनकी सराहना की। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथी बड़कला तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति, भारतवर्ष का एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा का प्रारंभ किया। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक है, हमारे प्रदेश के मंत्री है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा कार्यक्रम हो रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर आज कल दोनों दिन तिरंगा यात्रा का अभियान चलेगा। 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गौड़ जी यहाँ पर द्वारा किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं, कि इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। और जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आम जनमानस भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है और ये भविष्य भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए
बीजेपी को घेरा। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने हरीश रावत पर पलटवार किया। ऐसा कि हरीश रावत जी अस्थिरता के प्रतीक है। मेरी जानकारी है कि जब प्रदेश के अंदर श्री नारायण दत्त तिवारी जी उन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो ये अफवाह फैला करके, ये भ्रम, ये इस तरह का वातावरण तैयार करके कि मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी दर्जनों बार जो है दिल्ली गए और ये कहते हुए गए कि मुख्यमंत्री बदल रहे। वो अस्थिरता के एक प्रकार से पहचान है उत्तराखंड के अंदर। हर सरकार को अस्थिर करने का उनका एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है वो अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रकार की पोस्ट भी कर रहे हैं और इस प्रकार की बयानबाजी भी उनके द्वारा की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक बार फिर अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए करण माहरा ने कहा कि यह पदयात्रा अभी प्रस्तावित है, इस पर शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। पिछले पद यात्रा से मिले अपार जन समर्थन के कारण इस बार भी हम गढ़वाल और कुमाऊं का अपने कार्यकर्ताओं के साथ दौरा करेंगे। अभी ये पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि कुमाऊं और गढ़वाल पूरे क्षेत्र का ये दौरा होगा। कार्यकर्ताओं को लेकर हम इस पूरे क्षेत्र में जनजागर अभियान चलाएंगे और जिस क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल के शासनकाल में जिस तरीके से उत्तराखंड को रौंदने का काम किया है, उन सारी चीजों को जनता के बीच में लेकर हम जाए। तो वहीं हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना में अपनों को खो चुके परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से सराहनीय पहल की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों नैनीताल में कुछ बड़े सड़क हादसे हुए जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसके बाद उनके परिवार के सामने आजीविका की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए अब डाटा तैयार कर सड़क हादसे में मृतक परिवार के आश्रितों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। की बैठक हम लोग हर माह करते हैं, उसमें सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं, ये सब विषयों पर चर्चा होती है। हमारे जनपद में पिछले दिनों कुछ बड़े सड़क हादसे हुए जिसमें हमारे रिमोट एरियाज़ के, दूरस्थ गाँवों के काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो प्रभावित हुई। तो रोड सेफ्टी की लास्ट मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया था कि इस तरह के सड़क हादसों में जो लोग प्रभावित होते हैं, डेथ हो जाती है और उनके पीछे जो फैमिलीज़ हैं वो निराश्रित हो जाती हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम हम लोग विभागों के योजनाओं के माध्यम से करें। इसमें हमने सभी का असेसमेंट करवाकर उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए प्लान बनवाए हैं, जिसमें आजीविका संबंधी जो विभाग हैं, कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य इत्यादि, तो परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं, किस तरह का काम वो कर सकते हैं, उसमें हम लोग उनको लाभान्वित कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 4 पद वर्तमान में खाली हैं। ऐसे में चर्चा है कि अक्टूबर में संभावित नगर निकाय चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं इस पर विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। देखिए, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार अस्थिर है। सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों, राज्य के तमाम सांसदों, उनको राज्य की आपदा से कोई लेना देना नहीं। गर्मियों में 2500 हेक्टेयर जंगल जला, कोई सांसद नहीं बोला। कोई राज्य के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ, देश का कोई बड़ा नेता नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, गृह मंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब आज पूरे राज्य में बरसात के कारण आपदा है, केदार घाटी से लेकर के, बद्रीराम से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के, यमुनोत्री से लेकर कुमाऊं मंडल, तराई, सारे इलाके आपदा से ग्रस्त है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर 5 सांसद आपदा के मामले में मौन रहे। छत्तीसगढ़ की सांसद रंजीता रंजन ने, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन हमारे सांसद खामोश रहे। और इसके उलट मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि राज्य में कहीं ना कहीं नेतृत्व का संकट इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। तो वहीं सूर्यकांत धस्माना के बयान पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी तरह की कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं है।
धीरे धीरे खुले हैं, पहले खुल के नहीं आते थे, घबराते थे, आज अपने सर्वोच्च नेतृत्व से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। आपने देखा गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग गुरु के पास जाके चरणों में प्रणाम करते हैं, रोज थोड़ी जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं। तो उसी तरह से सब लोग मिल रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमारे लोग पहले से घबराते थे, क्या कहेंगे, लेकिन जाते हैं बेहतरी के लिए, अपने विभागों का काम मांग के ला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू भी भेजते हैं, स्वयं भी जाते हैं अपने अपने विभाग में जिसका जो काम है। अब आप देखिए फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जिसको रुद्रपुर में खोलने जा रहे हैं। तो उधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पैरालंपिक वॉलीबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में पैरा एसोसिएशन वॉलीबॉल का जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, आज उनको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आए हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उससे एसोसिएशन ने बहुत हद तक हमें अवगत भी कराया है। हमने भी ये कोशिश करी है कि एसोसिएशन की बातों को निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा बनाई गई खेल नीति है, उस खेल नीति में किस प्रकार से समाहित की जा सकती है। आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से पैरा एथलेटिक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को लेते हुए मैं समझती हूँ कि एक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जारी हैं और इस कड़ी में प्रशासन की ओर से 15 दिनों के अंदर देहरादून नगर निगम की 54 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस समय सीमा में ओबीसी आरक्षण और वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है। इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है। देखिए, अभी हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है। तो हम सभी वार्ड्स में जहां भी जो पिछले वर्ष यहां से एक परिसीमन शीट भेजी गई थी, उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, कुछ बिंदुओं को निराकरण करने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। अभी हम उन्हीं सभी वार्ड्स को उठाकर उन सबका एक एक करके निराकरण कर रहे हैं। इसके उपरांत इसमें आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियां मांगी जाएंगी, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। तदुपरांत जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से तो शासन में भेजा जाएगा। जहां तक आरक्षण और अन्य मुद्दे हैं वो उसके उपरांत डिसाइड किए जाएंगे। और चलिए आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश को लेकर। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश हो सकती है, 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हरिद्वार में यह अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में भी तेज बारिश का अलर्ट है। गौरतलब है कि लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में बारिश का दौर इन दिनों जारी है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार अलग अलग हिस्सों में पहाड़ी दरकने के बेहद ही संगीन मामले सामने आए हैं। और इस बीच आज किस तरह का अलर्ट है प्रदेश को लेकर, उससे जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आज 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यशराज आनंद हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए। यशराज, किस तरह से आज को लेकर अलर्ट है और बारिश किन इलाकों में ज्यादा हो सकती है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बारिश का अभी एक अपडेट जारी किया है, जिसमें लगभग सभी जिलों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज 13 अगस्त को उत्तरकाशी और चमोली जिले में तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के कई जिलों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान किया बिल्कुल गया है। यशराज, देखना होगा किस तरह से आज मौसम करवट लेता है और किन किन इलाकों में खास तौर पर ज्यादा बारिश होती है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।